अब हम बात करेंगे इमेजिंग के बारे में जो एड्रेनल मास के इवैल्यूएशन में यूज़ करते हैं। और अगर हम एड्रेनल मास की बात करें तो वो ज़्यादातर इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं और उसका इंसिडेंटल डिटेक्शन का जो रेट होता है ऑलमोस्ट 3 टू 4% होता है और एल्डरली के केस में ऑलमोस्ट वो 10% तक चला जाता है। फिर तो इमेजिंग की बात करें तो इमेजिंग से हम लोग एनाटॉमिकल ओरिजिन किसी भी मास या ट्यूमर का जान सकते हैं, उसकी साइज़ जान सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी जान सकते हैं। फिर कुछ फीचर्स को देखकर हम बता सकते हैं कि वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, ये सब बता सकते हैं। फिर अगर हम बात करें एड्रेनल में इमेजिंग क्यों यूज़ करते हैं, तो पहला कन्फर्मेशन के लिए कि जो मास है वो एड्रेनल से ही अराइज़ हो रहा है। दूसरा, उसके मॉर्फोलॉजिक फीचर्स के बारे में जानने के लिए। फिर तीसरा, लोकल इन्वेजन या मेटास्टैटिस को देखने के लिए। फिर चौथा, ये देखने के लिए कि लीज़न बायलैटरल तो नहीं है। और पाँचवाँ, सर्जरी प्लान करने के लिए। तो जो इमेजिंग हम करते हैं अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले की बात करें, अगर मोडालिटी ऑफ चॉइस की बात करें, इनिशियल अगर इमेजिंग तो सीटी स्कैन होता है। अब सीटी स्कैन में बेसिकली जो एड्रेनल सीटी करते हैं वो एड्रेनल प्रोटोकॉल के बेसिस पे करते हैं, जिसमें सबसे पहले एक नॉन कंट्रास्ट फेज़ निकालते हैं और फिर कंट्रास्ट फेज़ निकालते हैं जिसमें आर्टेरियल और वीनस फेज़ होता है, जिसको एनहांसमेंट फेज़ भी बोलते हैं और फिर डिलेड फेज़ होता है जिसमें हम लोग वॉश आउट चेक करते हैं। वॉशआउट में हम लोग 2 तरह के वॉशआउट देखते हैं, एक एब्सोल्यूट वॉशआउट देखते हैं और एक रिलेटिव वॉशआउट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें नॉन कंट्रास्ट इमेजिंग का, तो नॉन कंट्रास्ट इमेजिंग जो रहता है, वो लिपिड रिच एडिनोमा एडिनोमा के डिटेक्शन के लिए जो बेनाइन मास होता है उसके डिटेक्शन के लिए सबसे अच्छा होता है नॉन कंट्रास्ट। उसमें क्या होता है, अगर जो एडिनोमा रिच होगा, अगर हमने नॉन कंट्रास्ट इमेजिंग किया है और एचयू अगर 10 से कम है, एचयू अगर 10 से कम है तो ये 98% चांस है कि ये एडिनोमा होगा। अब अगर बात करें एचयू 10 से ऊपर है तो फिर हम उसको फर्दर इवैल्यूएट करते हैं। तो मेन जो चीज़ है वो हमें ये जानना है कि एचयू 10 से कम है या कि नहीं। एचयू 10 से कम होगा तो वो एडिनोमा होगा और ये 98% चांसेस है क्योंकि 98% स्पेसिफिक होता है। बट ये टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए सेंसिटिविटी जो रहता है वो बहुत कम होता है, अराउंड 70%। अब 10 से ऊपर है तो हम फिर मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर सकते हैं और उसको फर्दर वर्कअप करेंगे। फिर अब बात करें, हम उसमें क्या करेंगे, वॉश आउट देखेंगे। अगर इनडिटर्मिनेट या सस्पिशियस लीजन है तो हम क्या कर सकते हैं, वॉश आउट देख सकते हैं। वॉश आउट में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो कंट्रास्ट है वो कितना वॉश हो रहा है या उसमें जो एचयू में कितना चेंजेस आ रहा है। अगर 60% से ज़्यादा है एब्सोल्यूट वॉश आउट या 40% से ज़्यादा है रिलेटिव वॉश आउट, तो उसको बेनाइन लीजन कंसिडर करते हैं। अब बात करें सिटी का, तो सिटी का फ़ायदा क्या होता है? सिटी का फ़ायदा होता है कि इससे एनाटॉमी के बारे में अच्छा पता चलता है। तो स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन उसको बोलते हैं। तो हाई स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन होता है, प्लस ये हर जगह अवेलेबल रहता है और काफ़ी फ़ास्ट होता है। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है सिटी का, कि सिटी में हम फंक्शनल जो फीचर्स होते हैं, वो पूरा नहीं जान पाते। जानते तो हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा नहीं जान पाते हैं। और दूसरा, इसमें रेडिएशन का एक्सपोज़र होता है। फिर हम ये देखते हैं एडिनोमा। एडिनोमा में हमने देखा कि जो लीज़न है नॉन कंट्रास्ट इमेजिंग में वो 10 एचयू से कम होता है। तो नॉन कंट्रास्ट इमेजिंग किया और ये जो लीज़न आया वो 10 एचयू से कम है, तो ये एडिनोमा होगा। अब और कौन-कौन से लीज़न होते हैं जो इंसिडेंटल फाइंडिंग में बेनाइन होते हैं? तो पहला तो हो गया एडिनोमा, दूसरा होता है ये सिस्ट हो सकता है, एड्रिनल का सिस्ट। और सिस्ट जो रहता है उसकी डेंसिटी वाटर के बराबर होती है। तीसरा, अगर हमें कैल्सिफिकेशन दिख रहा है तो ये भी एक तरीके का बेनाइन हो सकता है क्योंकि सिस्ट में भी कैल्सिफिकेशन मिलता है। तो सिस्ट विथ कोर्स कैल्सिफिकेशन भी एक बेनाइन कॉज होता है। फिर हम बात करें, तीसरा जो बेनाइन लीजन होता है वो होता है माइलोलाइपोमा। माइलोलाइपोमा में फैट और कैल्सिफिकेशन मिलता है। माइलोलाइपोमा ही एक एक्सेप्शनल होता है कि अगर ये 5-6 सेंटीमीटर का भी हो जाता है तो हम कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन फंक्शनल ट्यूमर होता है। अब इस केस में जो फैट है यहाँ पे माइलोलाइपोमा, इसमें फैट काफ़ी बड़े-बड़े मैक्रोस्कोपिक फैट हैं, ये भी एक तरीके का माइलोलाइपोमा है।
तो 3 जो लीज़न हो गए, एक एडिनोमा हो सकता है बेनाइन जिसका HU 10 से कम होगा, दूसरा सिस्ट हो सकता है जिसमें अलग-अलग फीचर्स हो सकते हैं, आइदर कोर्स कैल्सिफिकेशन या सेप्टल कैल्सिफिकेशन हो सकता है या कुछ भी ना हो, और तीसरा माइलोलाइपोमा हो सकता है। अब बात करें कंट्रास्ट वॉशआउट जो डिस्कस किया था, तो 2 कंट्रास्ट वॉशआउट हमने पढ़ा था, एक एब्सोल्यूट वॉशआउट और एक रिलेटिव वॉशआउट। अगर एब्सोल्यूट वॉशआउट की वैल्यू 60% से ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है एडिनोमा बोलते हैं उसको, और रिलेटिव में 40% से ज़्यादा है तो एडिनोमा बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, सबसे पहले हमने एक अनइन्हांस्ड सिटी किया, एक एग्जांपल देखते हैं। तो उसमें एक लीजन आया जिसका एचयू कितना है 24 एचयू, ये अनइन्हांस्ड सिटी पे है। अब फिर हमने इन्हांस सिटी किया, इन्हांस सिटी पे इसका एचयू कितना आया 88, जो कि आर्टेरियल या वीनस फेज वाला फेज होता है, तो इसमें 88 आया। तो टोटल इन्हांसमेंट कितना आया, अगर हम बात करें इन्हांसमेंट कितना आया, तो अगर हम न्यूमेरिकल्स की वैल्यू बात करें तो 88 बाद में हो गया और शुरू में 24 है, तो ये डिफरेंस हुआ। फिर उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, ये डिलेट फेज में कितना हो गया 49। तो इनिशियली अब ये जो लीजन है लाइपोमा होगा कि नहीं कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इनहैंस फेज क्या है, ये वीनस फेज ही इनहैंस फेज है। तो इनहैंस फेज और 49, तो पहले हम 88 और 49 में डिफरेंस देखते हैं। तो वीनस फेज और डिलेट फेज का पहले क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, और फिर वीनस फेज और जो शुरुआत में था उसमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। फिर हम क्या कर देते हैं 1/2, मतलब पहला क्या देखेंगे, पहले जो ये एनहांसमेंट फेज है और डिलीट फेज, इसमें कितने का चेंजेस आया, तो इसमें हमारा चेंजेस आया 39 के लगभग चेंजेस आया। तो इसमें कितना चेंजेस आया प्लस ये एनहांसमेंट फेज से अनएनहांस फेज में कितना चेंजेस आया। तो इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, देख सकते हैं ये इनहैंस सिटी माइनस डिलेट सिटी अपॉन इनहैंस सिटी माइनस अनइनहैंस सिटी, तो इसका जो परसेंटेज निकालेंगे वो होगा एब्सोल्यूट वॉश आउट। तो अगर ये 100% से जब परसेंटेज में निकालते हैं, तो ये अगर ये 60% से ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं एडिनोमा। और यही अब हम करेंगे, जब ये इनहैंस फेज निकाला है और फिर इसको इनहैंस, तो 1 जो है रखेंगे, और फिर 1 जो है डिवाइडेड बाय ये ओरिजिनल जो कंट्रास्ट फेज है उसमें कितना है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव, तो इसके रिलेशन में कितना है। तो ये रहता है हमारा रिलेटिव वॉश आउट रहता है, ये 2 चीज़ हम देखते हैं। फिर सिटी में हम लोग और क्या-क्या देखते हैं, सिटी में हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक मास है जो कि हेटेरोजीनस दिख रहा है, हेटेरोजीनस मास, और एक यहाँ मास है, ये भी हेटेरोजीनस दिख रहा है। तो ये जो है फियोक्रोमोसाइटोमा है और ये एड्रेनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा। तो हम लोग जो मैलिग्नेंट लीजन होता है, उसमें हम लोग इरेगुलर बॉर्डर, नेक्रोसिस और वॉशआउट की मदद से मैलिग्नेंट लीजन देख सकते हैं सिटी में। तो अब यहाँ पे ये जो है हमें हेटेरोजीनस मास दिख रहा है और नेक्रोसिस दिख रही है थोड़ी बहुत। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग डिलेट कंट्रास्ट कराते हैं, और कंट्रास्ट अगर वॉशआउट नहीं होता है, तो अगर वॉशआउट नहीं हुआ तो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, अगर कंट्रास्ट वॉशआउट हो गया तो एड्रेनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा होता है। फिर अगला होता है, ये हम देख सकते हैं, ये बड़ा लीजन है, इसमें क्या होता है बड़ा फियोक्रोमोसाइटोमा मास है, और बीच में जो ब्लैक ब्लैक हेटेरोजीनस एरिया दिख रहा है, वो बेसिकली हेटेरोजीनस एरिया जो दिख रहा है वो दिखता है नेक्रोसिस की वजह से। फिर हम इसमें कंट्रास्ट अगला बात करें एमआरआई का, तो एमआरआई में बात करें तो एमआरआई इसलिए यूज़ करते हैं जब यूजुअली इंसिडेंटलोमा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर से ऊपर जो लीजन होता है उसको इंसिडेंटलोमा होता है। 4 सेंटीमीटर से अगर कोई ऊपर होता है तो हम लोग सर्जरी प्लान करते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर से बीच 1 से 3 सेंटीमीटर के बीच में जो रहता है उसको इनडिटर्मिनेट लीजन बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट लीजन जो रहता है ऐसे केसेस में हम एमआरआई करते हैं, या ऐसे केसेस में एमआरआई करते हैं जिसमें हम प्रेगनेंसी हो, जिसमें रेडिएशन को अवॉइड करना है, या यंग पेशेंट हो। तो एमआरआई में क्या होता है, एक होता है सिग्नल ड्रॉप। तो सिग्नल ड्रॉप होता है, अगर सिग्नल ड्रॉप मिल रहा है तो इस ये किस में होगा, लिपिड रिच एडिनोमा में होता है। ये एडिनोमा है, पहले हमने इन फेज में एमआरआई निकाला और फिर आउट ऑफ फेज में निकाला। तो इन फेज में जो है ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। फिर जब आउट ऑफ फेज दिखा है तो ये और काला हो गया, जबकि ये पूरा लिवर है, लिवर के ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि उससे अलग नहीं दिख रहा है, तो ये इन फेज है, लिवर के फेज में है।
फिर आउट ऑफ फेज़ में लिवर के आउट ऑफ फेज़ में आ गया और इसमें ज़्यादा काला दिख रहा है। तो अगर आउट ऑफ फेज़ में सिग्नल ड्रॉप हो रहा है तो इसको ये मोस्ट लाइकली लिपिड रिच एडेनोमा होता है। लिपिड का होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर एमआरआई की बात करें तो एमआरआई में फियोक्रोमोसाइटोमा में हमें क्या मिलता है? T2 इमेजिंग पे हाइपर इंटेंस इमेज मिलती है जिसको बोलते हैं लाइट बल्ब साइन। फिर अगर हम T1 इमेज की बात करें तो T1 इमेज में अगर इंटरमीडिएट सिग्नल मिल रहा है तो पेशेंट को क्या होगा? हेमरेज या नेक्रोसिस होता है। एडवांटेज क्या होता है एमआरआई का? एमआरआई का एडवांटेज होता है कि सॉफ्ट टिश्यू इसमें अच्छा दिखता है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स लीजन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इसमें कोई रेडिएशन यूज़ नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये काफ़ी कॉस्टली होता है और अगर हम एनाटॉमी अगर देखना है स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन की बात करें तो सीटी का स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, एमआरआई में उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए कई बार कई लोग सीटी देख लेते हैं बट एमआरआई समझ नहीं आता है। फिर अब हम बात करें अल्ट्रासाउंड की, तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो रहता है वो बहुत ही लिमिटेड रोल है और उसका जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं, अगर कोई लीज़न ऐसा है जिसको हमें ये लग रहा है कि ये सिस्टिक है कि सॉलिड, तो हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। दूसरा, अगर हमें बायोप्सी करना है तो हम कर सकते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड में अल्ट्रासाउंड का 2 ही यूज़ होता है क्योंकि ये उतना अच्छे से अल्ट्रासाउंड पे दिखता नहीं है। पहला हम सॉलिड वर्सेस सिस्टिक अगर डिफरेंशिएट करना है, दूसरा गाइडेड बायोप्सी के लिए करना है। अल्ट्रासाउंड का और क्या दिक्कत होता है कि अगर बाउल गैस है पेशेंट में या पेशेंट मोटा है तो अल्ट्रासाउंड करने में दिक्कत आ रही है या जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है ऑपरेटर वो उतना अच्छा नहीं है तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। तो ये ऑपरेटर डिपेंडेंट टेस्ट होता है। अब फंक्शनल इमेजिंग की बात करें, फंक्शनल इमेजिंग जो रहता है वो न्यूक्लियर इमेजिंग होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग। उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं, पहले जो रहता है अगर हमें लोकलाइज़ करना है कि कहाँ पे है तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एमआईबीजी स्कैन। एमआईबीजी स्कैन जो रहता है उसमें क्या कहते हैं कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल में, तो हम एमआईबीजी स्कैन यूज़ करते हैं। एमआईबीजी स्कैन जो रहता है, ये मेटा आइडो बेंजाइल गुआनिडीन होता है और ये नॉर एड्रेनालिन की तरह होता है, जिसकी वजह से जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसका अपटेक कर लेता है और विजुअलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद आजकल डोटाटे स्कैन जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, मोस्ट सेंसिटिव होता है। ये पैरागैंग्लियोमा पैरागैंग्लियोमा में एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के लिए। ये जो डोटाटे स्कैन होता है सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो इसलिए हम न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के डिटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो तीसरा होता है वो होता है एफडीजी पेट। एफडीजी पेट क्या होता है? अब जब कोई भी अगर कैंसर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है। ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। तो यही सेम फंक्शन को हम लोग यूटिलाइज करते हैं एसीसी एडेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा या मेटास्टेसिस के केस में। उसमें एफडीजी पेट से हमें मैलिग्नेंसी के बारे में पता चलता है या मेटास्टैटिक एड्रेनल लीजन है तो उसके बारे में पता चलता है। फिर हम बात करें, एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है जो बहुत कम जगह अवेलेबल है, अब शायद यूज़ भी नहीं होती है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, वो होता है सिंटीग्राफी, NP59 सिंटीग्राफी। ये जो रहता है अगर बायलेटरल फंक्शनिंग एडिनोमा है तो उसको डिफरेंशिएट करता है। अब बात करें एफडीजी पेट की, तो एफडीजी पेट जो रहता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है एसीसी और मेटास्टेसिस को बिनाइन एडिनोमा से डिफरेंशिएट करने के लिए। कॉमन एड्रेनल लीजन की बात करें, क्या-क्या फीचर दिखता है? सबसे पहले हम एडिनोमा की बात कर लेते हैं। एडिनोमा में हमने जैसा डिस्कस किया इसका एचयू 10 से कम होगा। ये एक होमोजेनस लीजन होगा और वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा। इसमें आउट ऑफ फेज जब सीक्वेंस करेंगे एमआरआई में तो सिग्नल ड्रॉप मिलता है। फिर फियोक्रोमोसाइटोमा की बात कर लें, तो फियोक्रोमोसाइटोमा में हेटेरोजेनस लीजन मिलता है सिटी में और एसीसी की बात करें तो एसीसी में लार्ज लीजन इरेगुलर नेक्रोसिस मिलता है। अब फियोक्रोमोसाइटोमा हाइपर वस्कुलर होता है तो इसमें जो कंट्रास्ट वॉश आउट होता है वो नहीं मिलता है, जबकि एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा में डिलेड वॉश आउट मिलता है। अगर T2 इमेज पे अगर हम फियोक्रोमोसाइटोमा को देखेंगे तो उसमें काफ़ी हाइपर इंटेंस इमेज मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट बल्ब साइन। जबकि एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा जो रहता है हेटेरोजेनस दिखता है T2 इमेजिंग पे और अगल-बगल ऑर्गन में इन्वेड करता हुआ दिखता है, इन्वेजन ऑफ नियरबाई। माइलोलाइपोमा जो रहता है तो उसमें क्या होता है बेसिकली वो फैट होता है। तो फैट की जो एचयू होता है वो मिलता है, फैट का एचयू नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है। तो फैट का एचयू नेगेटिव और माइनस में होता है तो ये अराउंड -30 टू -100 एचयू मिलता है। और जो ये फैट होता है T1 इमेजिंग में काफ़ी ज़्यादा हाइपर इंटेंस होता है।
तो T1 इमेजिंग में माइलोलाइपोमा हाइपर इंटेंस मिलेगा। अब 10 HU से ज़्यादा जो होता है वो मेटास्टेसिस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें कोई लिपिड नहीं होता है, इरेगुलर मार्जिन होता है, कोई सिग्नल ड्रॉप नहीं मिलता है। इसमें तब होगा क्या, एफडीजी अपटेक बहुत ज़्यादा होगा। तो एफडीजी अपटेक जो रहता है मेटास्टेसिस देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो इमेजिंग का क्या रोल है सर्जिकल प्लानिंग में? ये ट्यूमर का साइज़ और लोकेशन बताता है। एडजेसेंट स्ट्रक्चर में इन्वेजन है या नहीं है, वेन का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, क्योंकि एड्रिनल वेन, रीनल वेन, आईवीसी ये मेजर वेसल्स होती है, जिनको देखना होता है। और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्ट्रालेटरल ग्लैंड कैसा है। तो हम लोग यूजुअली जो रहता है लैप्रोस्कोपी या ओपन डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द साइज़। अगर 6 सेंटीमीटर से छोटा है तो हम लैब के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो उससे बड़ा हम ओपन प्रोसीड करते हैं। फिर इसमें नया-नया इमेजिंग में क्या नया है? इमेजिंग में हम लोग रेडियोलॉजी में एक नई चीज़ आई है रेडियोमिक्स। रेडियोमिक्स में क्या होता है, सारी इमेज को एक साथ हम लोग इकट्ठा एक साथ रख देते हैं और फिर उसे कंप्यूटर में प्रोसेस करके हम लोग उससे नई-नई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उसको फिर एआई के साथ यूज़ करके कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। तो रेडियोमिक्स क्या होता है? इट एक्सट्रैक्ट द क्वांटिटेटिव इमेजिंग फीचर्स फॉर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। फिर दूसरा है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रहता है रेडियोमिक्स की मदद से हम लोग एड्रिनल मास के क्लासिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फ्यूज़न इमेजिंग आ गया। फ्यूज़न इमेजिंग मतलब पहले सिर्फ अल्ट्रासाउंड यूज़ करते थे, अब कहीं-कहीं सीटी प्लस अल्ट्रासाउंड या एमआरआई प्लस सीटी ये सब यूज़ करके हम लोग जो है इंटरवेंशन कर सकते हैं। और पेट एमआरआई जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा एक नया फीचर है, इसको यूज़ करते हैं। लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन ये होता है कि अगर हमें फंक्शनल जानना है तो फंक्शनल के लिए सबसे अच्छा होता है बायोकेमिकल टेस्ट। एड्रेनलिज्म में फंक्शनल अगर जानना है तो बायोकेमिकल इमेजिंग से कोई भी फंक्शन नहीं पता चलता है, इसलिए हम लोग डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट और जो अदर अदर टेस्ट है वो सब कराते हैं टू नो द फंक्शन। दूसरा, अगर इनडिटर्मिनेट लीजन होगा, लिमिटेशन, तो दूसरा ये होता है कि इनडिटर्मिनेट लीजन आ जाता है बीच में कई बार। तो ऐसे केस में हम लोग उसको फर्दर और इमेजिंग लगता है, उसमें हम लोग एमआरआई करते हैं या सर्जरी करते हैं, बीच में डिलेमा वाली सिचुएशन हो जाती है। तीसरा, बायोप्सी का रोल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा मैलिग्नेंसी के केस में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि देयर इज चांस ऑफ ब्लीडिंग एंड